Good morning everyone, this is me Ashna. I hope you all doing very well. So welcome to my channel UGC Net by Ashna मैम, जहाँ पे हम UGC नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर इन सारी चीज़ों की बेसिकली हम प्रिपरेशन करते हैं। नेट का सिलेबस ऐसा आपका सिलेबस है जो आपके यदि किसी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेट में, आप इंडिया के किसी भी स्टेट में आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो नेट का जो सिलेबस है पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस उसमें गिवन है, या फिर आपका स्पेशली मैं बात करूँ आपके होम साइंस सेकंड पेपर का, तो दोनों ऐसा सिलेबस एनटीए ने मतलब फ्रेम किया हुआ है कि आप यदि केवल आप एनटीए के सिलेबस को फॉलो करते हैं एज वेल एज आप उससे रिलेटेड और डीप, विच मीन्स इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपने फूड एंड न्यूट्रिशन का कोई एक टॉपिक लिया, उससे रिलेटेड और डीप में जाकर प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको कुछ अलग से मतलब कोई स्पेशल आपको सिलेबस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आप किसी नेट का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप जो है पीएचडी के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने पीएचडी के लिए जो है अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो नेट का सिलेबस ऐसे फ्रेम किया गया है कि आप यदि उसको पर्टिकुलर ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करते हैं, और मैं एक बार और रिपीट करती हूँ आप सभी को कि आप केवल उसके टर्म को देखें। फॉर एग्जांपल वहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन दिया है, फिर टेक्सटाइल के टर्मिनोलॉजी गिवन है, तो टर्मिनोलॉजी में आप फॉर एग्जांपल हम फूड एंड न्यूट्रिशन से एक ले लेते हैं, आपके जो है रेसिडेंसी क्या होती है, या फिर आपके इमल्सिफिकेशन क्या है, फोर्टिफिकेशन क्या है, इस तरीके के टर्म को आप लें। एक आपने टर्म उठाया, उससे रिलेटेड कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हैं वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। यानी एक टर्म से, एक वर्ड से आपने कितने क्वेश्चंस अपने अकॉर्डिंग आप अपने, क्योंकि देखिए सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है और सबके जो है कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ ऑब्जर्व करने का तरीका भी अलग होता है। क्योंकि कुछ लोगों का क्या है कि वो किसी टर्म को बेसिकली, या फिर किसी वर्ड को, या फिर कोई भी एक शब्द उन्होंने लिया, उसको बेसिकली वो कई सारी चीज़ों से रिलेट करते हुए लर्न करते हैं। कुछ लोग हैं कि वो देखते ही उन्हें लर्न हो जाता है, कुछ लोगों को है कि मुझे रोट लर्निंग ही करनी है, मुझे सिर्फ रटना ही है। तो जिस भी मेथड में आप कंफर्टेबल हों, आप एक टर्म लें, उससे रिलेटेड आप कुछ नहीं तो 50+ आप क्वेश्चन क्रिएट करें। आप वो किस किस फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं, है नहीं है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, कब है, ये सारे आंसर आप, क्वेश्चन आप खुद क्रिएट करें, आंसर आप खुद ढूंढें। जिस दिन ये स्किल आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, तो आप बहुत ही ईजिली जो है कहीं का भी पेपर आसानी से निकाल सकते हैं। और क्योंकि उत्तर प्रदेश आपके जो है लोक सेवा आयोग के द्वारा जो इस बार वैकेंसीज आने वाली हैं फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो जिन बच्चों ने ये एग्जामिनेशन निकाला है, यानी जून का जो उन्होंने क्लियर किया, सॉरी आपका दिसंबर में जिन्होंने नेट क्लियर किया या जेआरएफ क्लियर किया, तो उनके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है कि वो बच्चे जो है फॉर्म अप्लाई करें। क्योंकि आप सभी को पता है कि वैकेंसीज हायर एजुकेशन में बहुत लिमिटेड फॉर्म में आती हैं, तो इसमें भी यदि आप जो है उसका पूरा अनुभव मतलब लाभ नहीं ले पाते हैं, तो 4 साल बाद ही आप ये समझें, फॉर एग्जांपल अभी आई है तो इसका प्रोसेस होने में आपके 1 ईयर निकल जाते हैं, एंड देन वो आपके 2-3 साल बाद ही आपको कोई एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए मिलता है। यदि आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप पिछला सिनेरियो उठा करके देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसीज आपकी 22 में आई थी, एंड देन फिर अभी 24 में आने का उसका जो है प्रावधान है। मतलब ऐसा वहाँ से प्रीवियसली मैसेज आ गया है कि वो एडवर्टाइजमेंट निकालने वाले हैं आपके हायर एजुकेशन में। सबसे बड़ी हायर एजुकेशन में जो लैक है वो ये है कि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, और सबको नेसेसरी है, सबको जॉब की जो है आवश्यकता है। तो जब भी हम ऐसे एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो हमारे लिए बिग चैलेंज होता है, क्योंकि इतने शॉर्ट लिस्टिंग होते हैं वहाँ पे, आपको हर चीज़ में अव्वल रहना, विच मीन्स आपके रिटर्न अच्छे होने चाहिए, आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट अच्छी होनी चाहिए, वाइवा आपका यानी जो इंटरव्यू है वो आपका अच्छा होना चाहिए, आपके प्रेजेंटेशन अच्छे होने चाहिए वाइल द इंटरव्यू, एज वेल एज आपके एकेडमिक स्कोर बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आप एक कॉमन सा सेंस लगाएं कि आपने नेट क्वालिफाई किया है और वहीं पे कोई पीएचडी का भी अप्लाई करता है सेम सीट के लिए, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। लेकिन यदि आपने अपने एकेडमिक स्ट्रांग किए हैं, अब वो कैसे स्ट्रांग होंगे, आपने पेपर पब्लिश किया है,
बुक चैप्टर्स लिखे हैं, आपने वर्कशॉप अटेंड किया है, आपने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, आपने सेमिनार में अपने पेपर को प्रेजेंट किया है, इस तरीके के जो 2-2 नंबर, आपने कोई एक पेपर इंटरनेशनल जर्नल में आपने पब्लिश कर दिया या फिर नेशनल जर्नल में पब्लिश कर दिया, तो उसके आपको एक एक पेपर के 2-2 मार्क्स मिलते हैं। वो कब मिलते हैं? यदि आप फर्स्ट ऑथर हैं तो। आप जब भी ऐसा फॉर्म आएगा आप भरेंगे। ओके, एज वेल एज इस बार यूपी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि अभी हम ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं आएंगे, विच मीन्स हम जो 5 ऑप्शन गिवन थे, विच मीन्स आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में हमें लिखने होंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन उनके द्वारा पूछे जाएंगे और हमें पूरा आंसर लिख करके आना है। ओके, सो एक मतलब आप कहें कि एक लंबा एक आप देखने के लिए मिलेगा कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ आपने अब अच्छा, कुछ स्टूडेंट का ये भी होता है कि ऑप्शन गिवन होते हैं, फिर उसमें से मैं देख करके आंसर निकाल लेती हूँ, तो अभी ये भी चांस हमारे पास नहीं है। यदि उन्होंने फूड फोर्टिफिकेशन पूछा है तो फूड फोर्टिफिकेशन हमें लिखना होगा कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, क्या उसमें चीज़ें मिलाई जाती हैं, डबल फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, सिंबल क्या है फूड फोर्टिफिकेशन के, एवरीथिंग यू हैव टू राइट ऑन द आंसर शीट। तो ये सारी चीज़ें विच मीन्स अभी ये एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि अभी जब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव आंसर लिखा जाएगा, तो ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड होगी। और एक बिग अपॉर्चुनिटी है कि आप एक चीज़ और मैं आपको इसमें मेंशन करना चाहूँगी कि अक्सर देखते हैं लोग कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, एंड देन आगे का उनका कोई मतलब एक होता है ना कि एम नहीं होता है, बस वहीं तक वो सीमित है। तो ये जो पेपर होगा ये हमें अपने सब्जेक्ट से लेकर के और भी अदर जो एरिया हैं उन सब में आपको इम्प्रूव करेगा, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेकर के इम्प्रूव करेगा। आप वर्कशॉप, सेमिनार, इन सारी चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे, क्योंकि आप जब आप आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, नेट क्वालिफाई, JRF क्वालिफाई कर लिए, तो आप ये सोचते हैं कि हमें एक जो है एक राह मिल जाए, एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे आप प्रॉपर वर्क कर सकें। तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होती है कि आपके जो API, आपके जो एकेडमिक स्कोर है वो अच्छे होने चाहिए। तो आप जिस भी स्टेज में हो, मैं तो कहूँगी यदि आप ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप स्कॉलर हैं, आप पेपर लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि पेपर जब आप लिखते हैं तो आप खुद से चीज़ों को एनालाइज करते हैं, गैप आइडेंटिफाई करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, प्लेजरिज्म क्या है। सबसे देखिए, एक चीज़ होती है ना कि आपने रोट लर्निंग कर ली, दूसरा ये होता है कि आपने कैसे हैंड ऑन प्रैक्टिस करके आपने चीज़ों को आगे किया है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आप खुद से करते हैं, खुद से एनालाइज किया, खुद से खोजा, खुद से सारी चीज़ें किए, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाती है और वो आपकी डिलीट नहीं होती, एंड देन आप उसे मिस भी नहीं करते हैं। ओके, सो अब हम बात करेंगे बेसिकली जो मैंने आपकी क्लास ली थी उसमें मैंने जब कुछ टेक्निकल इशू हो गए थे तो उस वजह से वो आपके पेंडिंग रह गए, तो आई थिंक 35 नंबर क्वेश्चन से पेंडिंग रह गए। तो आज हम टोटल आपके जो है 50+ क्वेश्चन कवर करेंगे, और उसमें यदि मुझे लगेगा कि किसी में मुझे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो मैं करूँगी, नहीं तो हम क्वेश्चन करते हुए आगे मूव कर जाएंगे, क्योंकि मैंने उससे रिलेटेड आपके जो है टॉपिक वाइज क्लियर कराया हुआ है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हम टाइमिंग को थोड़ा फोकस कर लेंगे कि बेसिकली मेरी टाइमिंग क्या है, जो इस समय कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क रिगार्डिंग मेरे जो है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत वर्क हो जा रहा है, तो थोड़ा आपके जो सेशन है वो आगे पीछे हो जा रहा है, विच मीन्स टाइमली नहीं जा पा रहा है, ये मैं कहूँगी आपके। सो जो पेपर फर्स्ट की मेरी क्लास होती है वो आपकी 6 PM चलती है, यानी ये 6 PM आपकी क्लास टोटल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को चलती है। और ये आप यूट्यूब चैनल पे जा कर के UGC नेट बाय अर्चना मैम से सर्च कर सकते हैं और यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट जो भी मैं आपको नोटिफिकेशन दूँ वो आपको तुरंत रिसीव हो जाए। मेरे पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों ही बाईलिंगुअल होते हैं, विच मीन्स हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। समटाइम्स मैं अपने हर वीडियो में ये चीज़ आप सभी को मेंशन करती हूँ, क्योंकि हम हायर एजुकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही स्टेट में आप एलिजिबल हो जाओ, आपको मिल जाए शीट।
असिस्टेंट प्रोफेसर की, प्रोफेसर की, या फिर अदर एसोसिएट की। तो आप जब अदर स्टेट में जाते हैं तो पहले तो हम जनरल हो जाते हैं, ओके। दूसरी बात ये होती है कि वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं इंग्लिश में ही करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश एक माना जाता है कि आपने एनटीए का भी देखा होगा तो वो केवल इंग्लिश को ही प्रीफर करती है। वहाँ पे मेंशन है, क्लियरली उसने मेंशन किया होगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मतलब वो क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कंसीडर वो इंग्लिश को ही करते हैं। तो इसलिए मैं जो क्वेश्चन की मेरी फ्रेमिंग होती है वो आपको हिंदी में कम देखने के लिए मिलती है, मैं इंग्लिश में ही डालती हूँ, बट मैं उसे हिंदी में भी आपको पूरा हिंदी में ही मैं उसे एक्सप्लेन करती हूँ। पेपर सेकंड की जो मेरी क्लास होती है 11:30 AM होती है, जो टोटल आपके 6 डे चलती है, एंड द संडे को हम करते हैं मैराथन, जो आपके कई मतलब आई थिंक 1-2 वीक से ही आपके पूरे डिस्टर्ब चल रही हैं चीज़ें, ओके। सो ये भी आप जाकर के UGC नेट बाय अर्चना मैम से सर्च कर सकते हैं YT चैनल पे, और यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों ही मेरे जो है ये आपको बाइलिंगुअल देखने के लिए मिलते हैं। जो संडे होता है उसमें हम करते हैं PYQs में जितने आपके टर्म्स होते हैं या कोई वर्ड्स हो गए जो मुझे लगता है कि नहीं ये एक्सप्लेन करने चाहिए, आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट मैं उसे थियरी में कन्वर्ट करती हूँ। और कई मैंने सेशन ऐसे आपके पहले सेशन इससे पहले लिए हुए हैं जिसमें मैंने आपको एक टर्म से, फॉर एग्जाम्पल आपका फोर्टिफिकेशंस है या फिर कुछ भी जो भी आपके मन में चल रहा हो, आपका फोर्टिफिकेशन है तो क्या है, कैसे है, कब आया, क्यों आया, क्या क्या डबल फोर्टिफिकेशन में हो सकता है, ओके। सो इसमें जो आपका फोर्टिफिकेशन हो रहा है इसमें हम डबल फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं या फिर हम इसे वाइटमिन्स इंक्रीज कर रहे हैं, मिनरल्स इंक्रीज कर रहे हैं। सो बेसिकली फोर्टिफिकेशन में वाइटमिन्स एंड मिनरल्स जो ही इंक्रीज किए जाते हैं आपके। इसके अलावा यदि बाकी चीज़ें आती हैं आपके प्रोटीन फैट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं मिलाई जाती है फोर्टिफिकेशन में, ओके। सो नेक्स्ट हम इस पे करेंगे कि यदि आप इस पे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। सो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन जो उस दिन कुछ टेक्निकल इशू हो जाने के कारण आपके रह गए थे, ओके। ऑप्शन क्वेश्चन गिवन है आपका 34 नंबर क्वेश्चन से ही हम कंटिन्यू करेंगे एंड देन आपका 50+ क्वेश्चन करके हम इसे जो है वाइंड अप करेंगे। विच प्रोसेस इन्वॉल्व द अपटेक ऑफ वाटर बाय ड्राई फूड पार्टिकल्स। बात कर रहा है आपके ड्राई फूड पार्टिकल से लेकर के, ओके। मैं उस सेशन में भी मैंने आपको बोला था अभी भी कि इसमें जितने भी आपके फूड के जो पिरामिड हैं, कौन कौन से विटामिन्स हैं, केवल उन्हीं को मैंने ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को फ्रेम किया हुआ है। क्वेश्चन आपके इजी, मॉडरेट, हायर लेवल के भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसमें मैंने एक एक टर्म्स जो मुझे लगते हैं कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे आपके बहुत सारे जो कन्फ्यूज़न होती है आपके इमल्सिफिकेशन को लेकर के, आपके फोर्टिफिकेशन को लेकर के, आपके जो है रिंसिडिटी क्या है इसको लेकर के, छोटी छोटी चीज़ें जो है आपके मिलियार्ड रिएक्शन क्या है, इन सभी को मैंने करके आंसर भी आपका फ्रेम किया है कि क्या क्या चीज़ें, सो दैट मैंने एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पूछा है। यानी यदि आपका इमल्सिफिकेशन है तो वो 2-3 तरीके से मैंने क्वेश्चन इसमें फ्रेम किया है। तो आप ये ना सोचें कि इमल्सिफिकेशन से एक ही बार आप क्वेश्चन जो है बार बार देखने के लिए मिल रहा है। आपको क्वेश्चन बार बार देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जो उसमें ऑप्शंस गिवन है वो आपके अलग अलग फ्रेम पे है, ओके। सो दैट आप ये बहुत अच्छे से इसे ध्यान में रख लें कि इमल्सिफिकेशन पूछता है तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। आप जैसे एक रोट लर्निंग की तरह ना रहे कि इमल्सिफिकेशन का मतलब ये है कि ये ओके, नहीं। आपने उसके अलग अलग फ्रेम को मैंने यहाँ पे भी प्रिपेयर किया है कि आप कैसे अलग अलग फ्रेम से इसे रेडी कर सकते हैं। अलग अलग उसमें टर्म्स यदि दे देता है तब भी आप समझे कि नहीं, यदि ऐसा नहीं है तो ये भी चीज़ इसमें हो सकती है। इसमें बेसिकली पूछा है कि प्रोसेस इन्वॉल्व द अपटेक ऑफ वाटर बाय ड्राई फूड पार्टिकल्स, उसमें आपके ऑस्मोसिस या फिर आपके डिफ्यूज़न, एब्जॉर्प्शंस या फिर एडॉप्शंस। सो जब भी हम बात करते हैं इसकी आपके वाटर आपके ड्राई फूड पार्टिकल्स की, तो इसमें आपका आ जाता है ऑब्जर्वेशंस, यानी आपने इसमें जो है कितना ऑब्जर्वेशंस हुआ है, यानी कितना अवशोषण किया है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है द क्रिस्पनेस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इज मेनली ड्यू टू, यानी उसके अंदर जो क्रिस्पनेस आता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, बेसिकली यहाँ पे फल में और सब्जियों में बात कर रहा है, जो आती है वो किसके कारण आती है? शुगर कंटेंट के कारण,
वाटर कंटेंट के कारण, फाइबर स्ट्रक्चर के कारण, या फिर मिनरल कंपोजिशंस के कारण। तो जब भी हम बात करते हैं आपके जो क्रिस्पनेस अंदर आती है उसके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, तो वो आती है आपकी वाटर कंटेंट के कारण, यानी जो वाटर कंटेंट्स उसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं उसके कारण। शुगर कंटेंट, शुगर तो उसमें शुगर कंटेंट से कोई उसका रिश्ता ही नहीं है, फाइबर एंड आपके मिनरल कंपोजिशन से कोई लेना देना है ही नहीं। विच कंपोनेंट इन फूड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स अरोमा। तो आपने एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा कि अरोमा एक टर्म देता है जो हम सभी के लिए बेसिकली एक न्यू वर्ड्स है। अरोमा क्या है? अरोमा का मतलब होता है कि कोई फूड आप जब उसे आप कंज्यूम करने वाले हैं, उससे पहले हर फूड का अपना अपना अरोमा होता है, यानी अपना अलग अलग उसका अरोमा होता है। यदि मैं इसको बताऊं तो मैं कुछ इसको ज़्यादातर अरोमास फूड के लिए आपके जितने फास्ट फूड है उनमें देखा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके जो पिज़्ज़ा हो गए, बर्गर हो गए, तो आपने देखा होगा कि सबके अलग अलग अरोमा है। ऐसा नहीं है कि सबका एक ही तरीके से खुशबू, स्मेल, ये सारी चीज़ें, टेक्सचर, ये सब एक ही तरीके से नहीं देखने के लिए मिलता है। यानी जो अरोमा का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने उसकी जो स्मेल है, स्मेल सबकी अलग अलग होती है। ओके, तो ये एक अरोमा टर्म्स भी है। कंपोनेंट्स इन फूड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल, कौन सा ऐसा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है अरोमा क्रिएट करने के लिए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड यानी वसा, या फिर आपके वोल्टाइल जो कंपोनेंट्स होते हैं। तो प्रोटीन आप सभी को पता है, कार्बोहाइड्रेट पता है, लिपिड्स मीन्स होता है आपके वसा, फैट, या फिर वो वोल्टाइल कंपोनेंट्स। सो जितने भी उसमें वोल्टाइल कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे आपके अरोमा क्रिएट करते हैं। ना ही प्रोटीन करता है, ना ही कार्बोहाइड्रेट करता है, ना ही आपके लिपिड क्रिएट करते हैं। तो जितने वोल्टाइल कंपोनेंट्स होते हैं वही क्रिएट करते हैं आपके अरोमा, जो उसके प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट वन इज इमल्सिफिकेशन इज फूड रेफर टू। अब हम बात करेंगे इमल्सिफिकेशन क्या है। इसमें मैंने सब ऐसे सारे वर्ड्स डाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपके कोएगुलेशन क्या है, आपका पॉस्चराइजेशन क्या है, आपके इमल्सिफिकेशन क्या है, फूड फोर्टिफिकेशन, सबको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो इमल्सिफिकेशन इज फूड रेफर टू द प्रोसेस ऑफ थिकनिंग सॉसेस। क्या थिकनिंग सॉसेस के लिए है ये? डिस्पर्शंस ऑफ फैट ड्रॉपलेट इन वाटर, या फिर आपका क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। क्रिस्टलाइजेशन, ओके, मैंने शुगर का एक सेशन इससे पहले लिया था, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है कि शुगर के कौन कौन से ऐसे फॉर्म है, कैसे स्टेप बाय स्टेप बताया है, एंड देन शुगर कहाँ पे जाके स्टरलाइज होता है, क्या टेम्परेचर होता है उसका स्टरलाइजेशन का, मैंने बहुत डिटेल में उसे कवर कराया हुआ है। एंड देन कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट विल बी द डिस्पर्शंस ऑफ फैट ड्रॉपलेट इन वाटर। ये आपका क्या हो जाता है? इमल्सिफिकेशन। उसे ओके, इमल्सिफिकेशन से रिलेटेड आपके सेट और नेट और पीएचडी इंट्रेंस, इसमें क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। और मैंने 2-3 ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन को देखा हुआ है जहाँ पे इमल्सिफिकेशन को उन्होंने बहुत क्वेश्चन, आपको इमल्सिफिकेशन, केवल आपको इमल्सिफिकेशन दे देंगे एंड द क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब उसके बाद आपने जो है पूरा उसे डिस्क्राइब करना है, यानी बहुत डिटेल में आंसर आपको लिखने पड़ते हैं। तो सो इसमें हो जाएगा आपके डिस्पर्शंस ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स इन द वाटर, ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, यानी आपके बी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इन द फूड प्रिपरेशन, यानी कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के आपके फूड प्रिपरेशन के लिए? आपके ऑल्टीट्यूड, पीएच लेवल जो मैंने प्रीवियसली आपको बता दिया है, प्रेजेंस ऑफ शुगर, या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो इसमें आ जाएगा ये सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द टेंडेंस ऑफ मीट इन इन्फ्लुएंस बाइट, किससे बेसिकली इन्फ्लुएंस होता है? ऑप्शन गिवन है आपके जो कोगलेंट कंटेंट आपके कंटेंट होते हैं, वाटर एक्टिविटी के कारण, पीएच लेवल के कारण, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो जो इसमें ऑल ऑफ द एबव होगा, वाई? क्योंकि पीएच लेवल भी इसमें देखा जाता है, वाटर एक्टिविटी एंड द आपके जो कोलेजन कंटेंट है, इन सभी को बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं मीट के टेंडेंसीज को। यानी जो मीट के
टेंड्रेंस होते हैं उन सभी में आपके कोलेजन कंटेंट, वाटर एक्टिविटी, पीएच लेवल, ये सारी इन चीज़ें जो है मीट को इन्फ्लुएंस करती हैं। विच केमिकल रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेंसिडिटी इन फैट एंड ऑयल। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि जब भी किसी फूड की रेंसिडिटी, पहले तो रेंसिडिटी का मतलब होता है बासीपन, ओके, हिंदी में हम इसे कहेंगे बासीपन, ओके, आप मात्रा देख लीजिएगा। तो जब भी रेंसिडिटी होती है तो इससे दो क्वेश्चन तो यही बन गए। कैसे? पहले तो ये केमिकल रिएक्शन है, ना ही ये बायोलॉजिकल रिएक्शन है, ना ही ये फिजिकल रिएक्शन है। तो एक चीज़ आप क्लियर कर लें कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट रेंसिडिटी, सो ये आपका केमिकल रिएक्शन होता है और ये किस में देखने के लिए बेसिकली आपका मिलता है? फैट्स में एंड ऑयल्स में। तो जब भी रेंसिडिटी की बात करें आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये केमिकल रिएक्शन है और ये फैट एंड ऑयल्स में होता है, ओके। अब ये किस किस फॉर्म में हो सकता है? ऑप्शन गिवन है आपके, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशंस, फर्मेंटेशंस या फिर मिलियार्ड रिएक्शन। तो मिलियार्ड रिएक्शन मैंने प्रीवियसली बहुत बार समझाया हुआ है। फर्मेंटेशन आप सभी को पता ही है कि फर्मेंट करते हैं फूड को, जिसके वजह से वो ज़्यादा आपके फर्मेंटेशन के दौरान विटामिन बी जो है इंक्रीज होता है और वो फ्लॉपी हो जाता है, भोज्य पदार्थ सुपाच्य अधिक हो जाता है, जल्दी पाचन हो जाता है, मानव बॉडी जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है, फ्लॉपी होता है, स्मूथ होता है टेक्सचर उसका फर्मेंटेशन फूड्स के, और वो गट्स के लिए अच्छा होता है। जितने भी आपके माइक्रोबियल गट्स हैं उनके लिए बेसिकली वो फायदेमंद होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रभाव के कारण, यानी जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है किसी फूड पे, किसी भोज्य पदार्थ पे, तो वो हमारा ऑक्सीडेशन होता है। जैसे यदि एप्पल पे यदि ऑक्सीजन आपने देखा होगा, ये प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कि आपने कोई एप्पल कट करके रख दिया है, तो जब ऑक्सीजन आपने खुले में फ्रीज में यदि आप उसी एप्पल को रखेंगे कट करके तो ब्राउन नहीं होगा, उसका जो ऊपर का लेयर है। लेकिन यदि आपने ऐसे खुले एनवायरनमेंट में रख दिया है, अपने घर में ऐसे फ्रीज के ऊपर रख दिया है, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन के रिएक्शन के कारण, यानी ऑक्सीजन और आयरन जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो ब्राउन आपके एप्पल के ऊपर देखने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ आपने बनाना को भी यदि ओपन करके, यानी उसके जो लेयर्स हैं हटा के रख देंगे तो उसमें देखने के लिए मिलेंगे। पोटैटोज में आपको देखने के लिए मिलेंगे। पोटैटोज आप यदि छिलके और उसके ऊपर का जो स्किन है उसको आप पीलिंग करके एंड देन आप पोटैटो को छोड़ देंगे तो वो जब वो रिएक्ट करता है आपके ऑक्सीजन से तो उसके ऊपर ब्राउनिंग प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। तो ये तो सारे आपके हो गए ऐसे, यानी फूड, यानी जितने भी आपके वेजिटेबल्स हैं उनके द्वारा जो आपके रिएक्शंस होते हैं, मिलियार्ड रिएक्शन होता है, वो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे बेसिकली पूछा है रेंसिडिटी, यानी उसका जो बासीपन है फैट्स एंड ऑयल में किसके कारण देखने के लिए होता है। तो जब भी ऑक्सीडेशंस होता है उसके अंदर, जब भी उस ऑयल में, उस तेल में ऑक्सीडेशंस होता है उस फैट में, तो ये आपका आपके केमिकल रिएक्शन यानी रेंसिडिटी फैट एंड ऑयल्स में जब ऑक्सीडेशंस होता है तब ये आपको देखने के लिए मिलता है। यानी उस फूड भोज्य पदार्थ के अंदर जो जिसमें फैट और ऑयल्स हैं वो आपका खराब होने के प्रोसेस में अब आ जाता है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। द प्रोसेस ऑफ जेलेटिनाइजेशंस इन कुकिंग इन्वॉल्व। तो जेलेटिलाइजेशंस किस पे किया जाता है, क्या क्या जेलेटिलाइजेशंस होता है, आपके जेलेटिलाइजेशंस के प्रोसेस क्या है, ये मैंने प्रीवियसली आपको बताया हुआ है। कुकिंग इन्वॉल्व, कौन सी कुकिंग बेसिकली जेलेटिलाइजेशंस में इन्वॉल्व होती है। डीनेचुराइजेशंस ऑफ प्रोटीन, स्विलिंग ऑफ स्टार्च, यानी जो उसके स्टार्च हैं वो फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, उनके अंदर जो है फूल के पानी, यानी पानी में वो बेसिकली फूल जाते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स या फिर कैरेमलाइजेशन ऑफ शुगर, तो ये मैंने बहुत ही डिटेल में शुगर को बताया हुआ है, इमल्सिफिकेशन को बताया हुआ है। डीनेचुराइजेशन फूड्स को भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है कि प्रोटीन का डीनेचुराइजेशन होता है तो कैसे कैसे होता है। इसमें जब भी हम जेलेटिलाइजेशन की बात करते हैं तो स्वेलिंग ऑफ द स्टार्च आपके ग्रैनुलस हो जाएंगे। तो बी नंबर आपका ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच वैटमिन इज मोस्ट असेंशियल आपके सेंसिटिव टू लाइट एक्सपोजर,
यानी कौन सा ऐसा विटामिन है जो लाइट में उसको एक्सपोजर होने की संभावना होती है, यानी वो लाइट से सेंसिटिव होता है। ए, सी, डी एंड विटामिन B12। सो जब भी हम बात करते हैं विटामिन ए की, तो ये आपके लाइट यानी जो लाइट सेंसिटिव है बेसिकली लाइट के लिए, क्योंकि उसमें वो एक्सपोज होने की इसकी संभावना अधिक होती है। द टर्म वाटर एक्टिविटी इन फूड रेफर टू क्या होगा? द टोटल मॉइस्चर कंटेन, द अमाउंट ऑफ फ्री वाटर अवेलेबल फॉर माइक्रोबायल ग्रोथ, या फिर वाटर ब्लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ प्रोटीन, या फिर रेशियो ऑफ बॉन्ड एंड अनबॉन्ड वाटर। सो जब भी हम वाटर एक्टिविटी इन फूड रेफर में बात करते हैं, यानी एक टर्म है वाटर एक्टिविटी, वो किस में आपकी आ जाती है? तो ये आपका आ जाएगा द अमाउंट ऑफ फ्री वाटर अवेलेबल फॉर माइक्रोबायल ग्रोथ के लिए आपके ये बेसिकली टर्म्स यूज किए जाते हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। बात कर रहा है केमिकल चेंज की, नॉट ये बात नहीं कर रहा आपके बायोलॉजिकल एंड फिजिकल, दैट ऑकर ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ एग। कौन से ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं जब आप एग की कुकिंग करते हैं? तो इवोल्यूशंस ऑफ वाटर, डीनेचुराइजेशन ऑफ प्रोटीन, आपके मेल्टिंग ऑफ फैट्स, या फिर एक्सपेंसिव ऑफ एयर सेल्स, यानी एक्सपेंसिव ऑफ एयर सेल्स हो जाते हैं। तो जब भी हम कुकिंग इसमें बात होती है आपकी यानी जो केमिकल रिएक्शन देखने के लिए मिलता है, तो इसमें जो प्रोटीन है उसका डीनेचुराइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट वन इज, तो आपका इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। द रेड कलर इज कुक्ड मीट इज प्राइमरी ड्यू टू। सो रेड कलर इन कुक्ड मीट इज प्राइमरी ड्यू टू, ये मैंने इसलिए इसमें मेंशन किया है क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि यदि मीट जो है रेड कलर का दिखता है तो उसमें कौन सा वो आपके मतलब रिस्पॉन्सिबल होंगे, कौन से पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होंगे। यदि वो आपका हल्का आपका डार्क रेड कलर दिखता है तो कौन से उसमें जो है पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होंगे। और बिल्कुल यदि वो स्पॉयल होने के नेचर में है, यानी बिल्कुल वो आपके मरून कलर में आ गया है, यानी बिल्कुल स्पॉयल नेचर में आ गया है, तो कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कौन से पिगमेंट उसमें आते हैं। सो ये मैंने प्रीवियसली आपको बहुत डिटेल में तीनों ही टर्म्स क्लियर कराए हैं, इसीलिए आई थॉट कि मुझे ये क्वेश्चन बेस में मेंशन करना चाहिए। सो रेड कलर इन कुक्ड मीट प्राइमरी ड्यू टू, किसके कलर, यानी रेड कलर का यदि है तो वो कौन सा पिगमेंट ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन गिवन है आपके मायोग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिलिन, या फिर कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स तो आपका होगा नहीं क्योंकि ये येलो के लिए है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, या फिर एंथ्रोजेनेसिस, तो ये भी आपके नहीं होंगे ऑप्शन में। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इट विल बी द मायोग्लोबुलिन। अब आप जाकर के इससे पहले के जो मेरे सेशन है मीट से रिलेटेड जो मैंने लिया है कि कौन कौन से पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेड कलर के लिए, स्पेशली मीट के लिए, कौन से आपके जो है डार्क रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब स्पॉयल स्टेज में आ जाता है मीट तो कौन सा उसमें पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, विच प्रोसेस इज यूज टू प्रिवेंट एंजाइमेटिक ब्राउनिंग इन फ्रूट। तो बात कर रहा है आपके एंजाइमेटिक ब्राउनिंग फूड के लिए। सो प्रिवेंट एंजाइमेटिक ब्राउनिंग फ्रूट्स के लिए ऑप्शन गिवन है आपके ब्लांचिंग, फर्मेंटेशंस, डिहाइड्रेशंस, इमल्सिफिकेशन। सो ब्लांचिंग आप सभी को पता होगा, बट मैं एक आपके बहुत छोटे से में बता दूं। ब्लांचिंग का मतलब ये होता है कि जब आप 88 डिग्री सेल्सियस पे आप जो वाटर है उसको बबल कर रहे हैं, यानी वाटर जो है हल्का गर्म हो गया है, एंड देन उसमें आप बेसिकली जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सॉरी फ्रूट्स की ब्लांचिंग कम होती है लेकिन वेजिटेबल्स और फिश की ब्लांचिंग आपकी ज़्यादा होती है। तो आपने बेसिकली उसमें उसको डाला, एंड देन आप थोड़ी देर बाद जब उसमें से लेयर्स आपको लगते हैं निकलने लगे हैं तो आप उसे उठा करके डायरेक्ट जो है आइस वाटर में उसे डाल देते हैं, सो दैट उसके जो लेयर्स हैं वो इजीली निकल जाएं, और उसमें जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं जो आपके प्रीवियसली जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो सारे यानी जितने एंजाइम है वो सब आपके इनएक्टिवेट हो जाए। ओके, सो ये प्रोसेस होता है बेसिकली आपके ब्लांचिंग के लिए। फर्मेंटेशन मैंने बता दिया। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि वो भोज्य पदार्थ जिनके अंदर से आप पानी की मात्रा को निकालना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, उन भोज्य पदार्थ का आप करते हैं डिहाइड्रेशन। कैसे कैसे होता है
आप उसे जो है सनलाइट में रख सकते हैं, या फिर आप उसे जो है डीप फ्रीजिंग करके रख सकते हैं, वहाँ से भी मॉइस्चर्स उसके निकल जाते हैं। तो ये 2-3 मेथड है जहाँ से आप जो है हाइड्रेशंस कर सकते हैं। इमल्सिफिकेशन मैंने आपके पहले ही बता दिए हैं। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, यानी एंजाइमेटिक चीज़ें जो है उसकी आपकी हट जाएं, ख़त्म हो जाएं, आपके इनएक्टिवेट हो जाए, वो होती है हमारी ब्लांचिंग। सो ए नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज, मैंने सिंथेसिस भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो एक टर्म एनटीए हमेशा पूछता है। द टर्म सिंथेसिस इज फूड साइंस रेफर टू, किसके लिए बेसिकली सिंथेसिस टर्म्स यूज किया जाता है। ऑप्शन गिवन है आपके, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय जेल, यानी जेल में जो है वाटर ऑब्जॉर्व हो गया है, सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ जेल, कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन, या फिर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। सो जब भी सिंथेसिस की बात होती है तो हमारा आ जाता है तब जब सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ जेल। अब मैं इसका एक एग्जांपल बता रही हूँ। आप सभी ने जैम खाया होगा। जैम जो होता है, आप कभी भी आपके घर में अभी हो तो आप तुरंत इसे ट्राई कर लें। आप जैम को उस जो आपकी बर्नरी है बेसिकली उसे बोलते हैं वार्निश डिब्बा, जो वार्निश की जो बॉक्स है उससे निकाल के जेल आप थोड़ा सा अपने प्लेट में रखें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है एंड देन नॉर्मल एनवायरनमेंट पे आता है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बहुत पतली पतली यहाँ से कुछ उसमें से पानी की तरह इस तरीके से आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। तो वही उसका होता है सिंथेसिस। अब ये सिंथेसिस केवल आप जेल में ही नहीं देख सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कर्ड, आपने कर्ड जमाया हुआ है, यानी दही आपने जमाई है। दही को आप एक थोड़ा सा निकाल लें, निकाल करके किसी एक प्लेट में रखें। आप देखेंगे कि बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसका पानी जो है इस तरीके से आपके प्लेट में सराउंडिंग में देखने के लिए मिलेगा। तो ये होती है सिंथेसिस। साथ में ही आपने कोई आप जब आपके जो राइस होता है, राइस जब आपका पक जाता है यानी आपका जो राइस हो जाता है, उसके बाद भी आप देखेंगे कि बहुत छोटा छोटा उसके अंदर जो है अब किनारे में उसके निकले होते हैं। मतलब ये आपके उस बर्तन को छोड़ता है, तो जो वो बर्तन को छोड़ने वाली प्रक्रिया वो भी आपके सिंथेसिस में ही आ जाती है। सो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट विल बी द बी नंबर ऑप्शन विल द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे 48 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैट यानी वसा को मेल्टिंग पॉइंट करते हैं। ऑप्शन गिवन है आपके, डिग्री ऑफ आपके सैचुरेशंस, चेन लेंथ ऑफ फैटी एसिड। ओके, मैंने फैटी एसिड में आपके जितने चेन के अकॉर्डिंग फैटी एसिड्स हैं इन सबको मैंने कवर कराया है, यानी आपके सिंगल चेन, डबल चेन, मल्टीपल चेन, इन सभी को मैंने डिटेल में कवर कराया है। सो दैट आई थॉट कि मुझे इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम करने चाहिए। आपके प्रेजेंस ऑफ ट्रांस फैटी एसिड। ओके, ट्रांस फैटी एसिड क्या स्वास्थ्य के लिए सही है, ये मैं एज ए आपको होमवर्क छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैंने कई बार ये ट्रांस फैटी एसिड को बताया हुआ है। ओके, एंड द ऑल ऑफ द एबव। सो जब भी इन फैक्टर्स की बात करते हैं जो बेसिकली फैट के मेल्टिंग पॉइंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये सब आ जाते हैं। आपके डिग्री ऑफ सैचुरेशंस आ जाते हैं, चेन लेंथ फैटी एसिड, आपके जो है ट्रांस फैटी एसिड, ये सब आपके आ जाते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ रेट्रोग्रेडेशंस इन स्टार्च रेफर टू। नाउ अब हम बात करेंगे रेट्रोग्रेडेशंस की। तो इसमें आपके ऑप्शन गिवन है, द स्वेलिंग ऑफ स्टार्च ग्लूइंस अपॉन हीटिंग, या फिर आपके रिक्रिस्टलाइजेशंस, आपके जेलेटिनाइज स्टार्च अप टू कूलिंग, या फिर ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर में जो है स्टार्च ब्रेक डाउन होता है उसको हम रेट्रोग्रेडेशंस कहते हैं, या फिर जो ब्राउनिंग ऑफ स्टार्च ड्यूरिंग द बेकिंग, यानी जब बेकिंग के दौरान स्टार्च में ब्राउनिंग प्रोसेस होता है उसे हम रेट्रोग्रेडेशंस कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि जब जेलेटिनाइज्ड होता है स्टार्च कुकिंग के प्रोसेस के दौरान, यानी जब वो द क्रिस्टलाइजेशंस ऑफ जेलेटिनाइज्ड स्टार्च अपॉन
अपॉन कूलिंग, यानी जब हम उसे ठंडा होने के लिए बेसिकली छोड़ देते हैं तो उससे बेसिकली उसमें रेट्रोग्रेडेशंस देखने के लिए मिलता है। ओके, सो बी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which mineral is primarily responsible for the hardness of water used in food preparation? So कौन सा ऐसा प्राइमरी है जो रिस्पॉन्सिबल है हार्डनेस ऑफ वाटर फूड प्रिपरेशन के लिए। सो हार्डनेस ऑफ वाटर से भी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपको ध्यान होगा तो ऑफलाइन पेपर जब आपका हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चंस आपके आए थे। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर आयरन। तो क्या वाटर में आयरन होता है? पहले तो ये एक क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं रखती हूँ एज ए HW होमवर्क के पर्पज से आप इसे ले। क्या वाटर में आपके आयरन देखने के लिए मिलता है? यानी जो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है क्या उसमें आयरन्स होते हैं? सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विल बी द पोटेशियम। पोटेशियम वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल वो फैक्टर होता है जो आपके हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। सो सी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके आइसोलेट्रिक पॉइंट ऑफ अ प्रोटीन इन pH एट विच। pH मैंने बहुत डिटेल में बताया तो मैं उसे रिपीट नहीं करूँगी। अब हम बात करेंगे आइसोलेट्रिक पॉइंट्स कौन सा है जब प्रोटीन के pH लेवल के लिए बेसिकली देखा जाता है। ऑप्शन गिवन है आपके, द प्रोटीन इज मोस्ट सॉल्युबल, प्रोटीन हैज़ नॉट नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, या फिर द प्रोटीन डीनेचुराइजेशन होते हैं यानी डीनेचर्स होता है, प्रोटीन बाइंड इन मोस्ट वाटर यानी प्रोटीन ने बाइंड किया है ज़्यादा मात्रा में वाटर। तो ये बेसिकली तब होता है द प्रोटीन हैज़ नॉट नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, जब उसके अंदर नहीं होते हैं तब ये बेसिकली आपका ये आइसोलेट्रिक पॉइंट देखा जाता है। सो आज हम यहीं तक क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल UGC नेट बाय अर्चना में, उनसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करिएगा। और आप उन स्टूडेंट के पास इसे शेयर करें जो बेसिकली हायर एजुकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप हायर एजुकेशन के पर्सन को शेयर करेंगे उन्हें ही ये चीज़ें समझ आएंगे, है ना। क्योंकि जो टर्म्स होते हैं इसमें ये किसी नॉर्मल प्रिपरेशन यानी जो आप नॉर्मल प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उन्हें करेंगे तो शायद वो उनके लिए इफेक्टफुल नहीं होगा, लेकिन यदि कोई हायर एजुकेशन के प्रिपरेशन करने में है तो उन्हें आप ये वीडियोस शेयर करें। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 100+ वीडियोस अपलोड किए हैं जो आप सभी के लिए एसेंशियल हैं। आप जो है इसे जाकर के देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मैंने कई सारे इसमें AI टूल्स बताए हैं जो आप सभी के लिए अच्छे हैं। जो CU चैन पोर्टल है जो UGC ग्रांट कमीशन के द्वारा बनाया गया है, उसको भी कैसे आप एसेस करेंगे, कैसे आप जाकर के एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, सभी को मैंने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कवर कराया है। सो गूगल को आप कैसे प्रॉपर यूज़ करेंगे सभी को मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। सो जाकर के आप इसे देख सकते हैं एंड आप जो है इन सारे वीडियोस को भी कवर कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक नहीं, मैं सोच रही हूँ कि जितने भी मैंने टॉपिक कराया उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस ही अभी कवर कराऊंगी, क्योंकि आपके क्वेश्चंस भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट आप ये समझ पाएंगे क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।